हाँ बच्चों, आज आपको केमिस्ट्री में एल्केन पढ़ाने जा रहे हैं। एल्केन बनाने के समान में एल्केन में 3 चीज़ आता है। एल्केन में 3 चीज़ का मैं बता चुका हूँ कि एल्केन का सूत्र CnH2n+2 होता है, या इसे शॉर्ट में RH भी कहते हैं। ये एल्केन हुआ। एल्केन के नाम भी बता चुका हूँ, जैसे इसका नाम मीथेन होगा, इसका नाम एथेन, इसका नाम प्रोपेन बताए थे, है ना। मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन सब पढ़ाए थे। तो आज मैं बताने जा रहा हूँ कि कैसे इन्हें बनाया जाए, इनका क्या क्या रासायनिक गुण होता है। मेन आपको इंटर में और हाई स्कूल में कक्षा 10 में मीथेन पूछा जाता है, और इंटर में मीथेन के साथ एथेन, प्रोपेन सभी पूछे जाते हैं, लेकिन हाई स्कूल में मीथेन केवल पूछा जाता है। दोनों के लिए, हाई स्कूल के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, इंटर के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो मीथेन चल रहा हूँ बताने। देखिए, एल्केन बनाने की सामान्य विधि पहले मैं बताने जा रहा हूँ। एल्केन कैसे बनता है, एल्केन बनाने की सामान्य विधियाँ कौन कौन सी विधि है। पहली विधि देखिए, एल्केन को पैराफिन भी कहते हैं। एल्केन वास्तव में पेट्रोलियम, जो पेट्रोल निकलता है उसमें ज़्यादातर पाया जाता है। यह मुख्य हाइड्रोकार्बन है। मीथेन, एथेन और प्रोपेन, ब्यूटेन ये तीनों गैस है 4। इसके बाद कुछ द्रव है, बाकी सब ठोस हैं, जैसे हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन ये सब द्रव में आएगा। इसके बाद सब गैस में हो जाती है। तो एल्कीन कैसे बनाया जाए, मेरा कोर्स में आपको यह बताना है कि एल्कीन कैसे बनाई जाए। एल्कीन मतलब CnH2n या RH। मैं बता दूं आपको कि जो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है उसे कहते हैं एल्कीन, और जो ट्रिपल बॉन्ड होता है उसे कहते हैं एल्काइन, है कि नहीं। ये एल्कीन होता है और ये एल्काइन होता है। तो पहली विधि है एल्कीन या एल्काइन से कैसे एल्कीन बनाए, यानी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन माने डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। देखिए, जो डबल बॉन्ड वाले होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड वाले होते हैं, इनको कहते हैं असंतृप्त। तो असंतृप्त से संतृप्त मतलब एल्कीन, एल्काइन से एल्केन कैसे बनाया जाए। पहली विधि है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाने की विधि। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से संतृप्त हाइड्रोकार्बन ने डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड वाले से सिंगल बॉन्ड वाले कैसे बनाए जाए। तो हाइड्रोजनीकरण होता है सीधा सीधा हाइड्रोजनीकरण। देखिए, जैसे ट्रिपल बॉन्ड है, इसकी अगर मैं हाइड्रोजन से क्रिया करा दें H2, तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में बदल जाएगा। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में बदल जाते हैं। H और एक H, एक हाइड्रोजन इससे और एक हाइड्रोजन इससे जुड़ जाता है। एक हाइड्रोजन इससे जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन इससे जुड़ जाता है। ये बदल जाता है ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड में। निकेल की उपस्थिति में 300 सेंटीग्रेड पर। इसी तरह देखिए, डबल बॉन्ड वाला, इसी तरह से निकेल की उपस्थिति में 300 सेंटीग्रेड तक हाइड्रोजन से क्रिया कराई जाए तो एल्काइन एल्कीन में बदल जाता है।
एल्कीन अगर मान लीजिए एल्कीन है इसी तरह से डबल बॉन्ड वाला, ये भी अगर हाइड्रोजन से क्रिया करें निकिल की उपस्थिति में 300 सेंटीग्रेड पर, तो ये भी बदल जाता है। डबल बॉन्ड जो है एक हाइड्रोजन इससे और एक हाइड्रोजन इससे, मान दोनों कार्बन एक एक हाइड्रोजन ले लेगा। सिंगल बॉन्ड में मतलब हाइड्रोजन निकिल की उपस्थिति में अगर असंतृप्त है तो संतृप्त बदलने की कोशिश करता है। मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड एकल बंध में बदलने की कोशिश करता है। अब जिसको कुछ उदाहरण देकर समझाएं, जैसे मान लीजिए कि ये है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये एथिलीन है। अगर ये हाइड्रोजन से क्रिया करें, है ना, निकिल की उपस्थिति में 300 सेंटीग्रेड पर, तो ये बदल जाएगा, एक हाइड्रोजन इससे और एक हाइड्रोजन इससे, इसमें जुड़ जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 यानी एथीन। इसी तरह से CH ट्रिपल बॉन्ड CH है। हाइड्रोजन से फिर ये भी क्रिया करें निकिल की उपस्थिति में 300 सेंटीग्रेड पर, ये एक हाइड्रोजन इससे और एक हाइड्रोजन इससे जुड़ जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। मतलब एल्काइन यानी एसिटिलीन किस में बदल जाएगा, एथिलीन में, और एथिलीन फिर बदल जाता है एथेन में, है ना। इसी तरह प्रोपीन है, जैसे मान लीजिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये भी निकिल की उपस्थिति में 300 सेंटीग्रेड पर, यह डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, हाइड्रोजन के साथ क्रिया कर जाएगा। हाइड्रोजन तीर के ऊपर भी लिख सकते हैं, चूँकि भूल गए हैं, तीर के ऊपर भी लिखा जाता है, यहाँ भी लिखा जाता है। तो एक हाइड्रोजन इससे जुड़ जाएगा और एक हाइड्रोजन इससे जुड़ जाएगा, और संतृप्त से संतृप्त में बदल जाता है। मतलब कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके निकिल चूर्ण की उपस्थिति में 300 सेंटीग्रेड पर असंतृप्त से संतृप्त में बदलने की कोशिश करता है। ये चूँकि अपचयन है, चूँकि हाइड्रोजन जुड़ रहा है, इसे अपचयन कहेंगे। तो अपचयन मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना। इस अपचयन का पूरा नाम है सेवाते-सेंडेरेंस अपचयन। यह जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से संतृप्त बनाने की जो विधि है, मतलब हाइड्रोजन का जोड़ जो है, इसे कहते हैं, इस रिएक्शन का नाम, इस अपचयन का नाम है सेवाते-सेंडेरेंस अपचयन। इसमें लिखा गया है किताब में आपका साबाते, तो साबाते मैं भी लिख दे रहा हूँ, सेंडेरेंस अपचयन। इसे कहा जाता है सेबाते-सेंडेरेंस अपचयन। ठीक, अगला मैं आपको बताने जा रहा हूँ बूट्स अपक्रिया। बूट्स अपक्रिया से एल्कीन बनाया जाता है। बूट्स अपक्रिया नंबर 2 है बूट्स अभिक्रिया द्वारा। बूट्स अपक्रिया, वुड्स का आता है, वुड्स भी का है, स्पेलिंग इसका WURTZ, वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन देखिए क्या चीज़ है ये देखिए R यक्स कोई एल्किल हैलाइड है। एल्किल हैलाइड शॉर्ट में R यक्स CH3Cl R यक्स, दो एल्किल हैलाइड सोडियम की उपस्थिति में, सोडियम Na की उपस्थिति में शुष्क ईथर
एल्किल हैलाइड सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कर जाते हैं। यहाँ का देखिए यक्स और यहाँ का यक्स सोडियम के साथ क्रिया कर जाएगा, क्या बनाएगा, आर आर जुड़ जाता है, यहाँ का आर जुड़ जाएगा और एन ई एक्स क्रिया करेगा, एन ई एक्स। यह आर आर एल्कीन है ना। मतलब कि एल्किल हैलाइड शुष्क ईथर के उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ क्रिया करके एल्कीन देता है। मतलब एक यहाँ का एल्किल मूलक रेडकिल मूलक आर और यहाँ का आर दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, एल्कीन बनाते हैं। अब इसको उदाहरण देख समझाएं आपको, बहुत अच्छा उदाहरण है। देखिए जैसे CH3 है, CH3 Cl, ठीक, CH3 Cl 2Na शुष्क ईथर की उपस्थिति में यहाँ का Cl यहाँ का Cl आपस में जुड़ जाएगा Na के साथ, CH3 प्लस 2NaCl है ना। इसी तरह से मान लीजिए C2H5 है, C2H5 क्लोरीन की जगह ब्रोमीन आ गया, एथिल ब्रोमाइड इसका नाम है। C2H5Br है। यह सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में यहाँ का C2H5 यहाँ का C2H5 दोनों आपस में जुड़ जाएगा, क्या बनाएगा, 2NaCl है ना। मतलब दो एल्किल मूलक एल्किल हैलाइड का एल्किल मूलक आपस में जुड़ जाता है। इससे छोटी श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन बड़ी श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। छोटी श्रृंखला वाले मतलब इसमें 2 कार्बन है और 2 कार्बन ही है, मिल करके 4 हाइड्रोकार्बन वाला बनाया होगी, है कि नहीं। इस विधि से कार्बन श्रृंखला बढ़ाई जाती है, इस विधि से कार्बन श्रृंखला बढ़ाई जाती है। अगला है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक आप पहली बार सुने होंगे, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक किसे कहते हैं, RMgX। ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का सूत्र है। R मतलब रेडकिल मूलक मैग्नीशियम है और X मतलब क्लोरीन ब्रोमीन या आयोडीन हैलोजन। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक पर अगर जल की क्रिया करें या एल्कोहल की, जल से या एल्कोहल का, तो यहाँ का H R से क्रिया कर जाएगा, क्या बना देगा, RH। देखिए RH आपस में यहाँ पे जुड़ गया, Mg यहाँ का OH चूँकि इससे जुड़ गया तो OH बचा है, Mg OHX, ये हाइड्रोकार्बन हो गया, है ना। इसी तरह से एक और उदाहरण बता दें, CH3 MgCl, ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है, इसका नाम होगा मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड। अगर ये जल से क्रिया करें तो CH3 यहाँ का और H यहाँ का मिलकर क्या बना दिया, CH4, एल्केन बन गया ना। प्लस MgOHX। इसी तरह से आगे C2H5 Mg
Br। कोई अल्कोहल से क्रिया करें जैसे C2H5Br OH, ये अल्कोहल है। मैं बता चुका हूँ कि अल्कोहल से या जल से क्रिया कराई जाए, अल्कोहल ही है जिसमें OH जुड़ा होता है, अल्कोहल है, तो OH से क्रिया करें तो यहाँ का C2H5 या H, यहाँ का H, जैसे H2O का H निकल करके इसमें जुड़ा था, इसी तरह इसका H, यह देखें सक्रिय हाइड्रोजन परमाणु इससे जुड़ जाएगा, क्या बनाएगा C2H6। यहाँ का 5 था, एक यहाँ से यहाँ जो जुड़ गया 6 हो गया, एथेन बदल गया, और जो बचा Mg, देखिए Mg, और यहाँ का OC2H5 Br। इसका नाम होता है, नाम भी आपको लिख दें, इसका नाम होता है एथॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। एथॉक्सी, ध्यान रखिएगा, एथॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड, एथॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसका नाम होता है मैग्नीशियम हाइड्रॉक्सिल ब्रोमाइड। मैग्नीशियम हाइड्रॉक्सिल हैलाइड, चूँकि Cl था यहाँ पर, देखिए हम Cl यहाँ लिखना चाहिए था, X की जगह पर Cl, चूँकि इधर Cl लिखे थे, देखिए ध्यान से, यहाँ Cl लिखे थे तो यहाँ Cl होगा, हम X लिख दिए थे, तो क्लोराइड। ये भी वही चीज़ है, मैग्नीशियम यहाँ पर X था, चूँकि X ठीक है, X के X से रहेगा, X मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। आगे बहुत अच्छा चीज़ जो बताने जा रहा हूँ, संतृप्त मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के, उनके कहने साथ रह के तो माँ चिल्ला जात हूँ। देखो बच्चे, संतृप्त मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के विकार्बोक्सीकरण। संतृप्त मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल अगली विधि है, संतृप्त मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल बता चुका हूँ कि जिसमें COOH होता है, ठीक, COOH होता है। तो संतृप्त मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण में COONA सोडियम लवण है, या COOK पोटेशियम लवण है। मतलब COOH में H के स्थान पर या Ne आ जाए या पोटेशियम आ जाए, कोई भी धातु आ जाए, तो ये संतृप्त मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण कहलाएगा। उस लवण का विकार्बोक्सीकरण करें, मतलब यह भाग अगर हटा दें संतृप्त मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल से, हाइड्रोजन द्वारा प्रतिस्थापित कर दें, तो वो एल्केन में बदल जाता है। कैसे, देखिए RCOONA, यह संतृप्त मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण है। देखिए सोडियम है ना, अगर इसकी क्रिया हम सोडियम हाइड्रॉक्साइड से करें, सोडियम हाइड्रॉक्साइड प्लस CaO, इसे सोडा लाइम कहते हैं। सोडा लाइम NaOH प्लस CaO, सोडियम हाइड्रॉक्साइड को चूने के पानी में अगर डाल दें, है ना, चूने के पत्थर के साथ संतृप्त मोनोकार्बोक्सिलिक सोडियम लवण, इसे सोडा लाइम कहते हैं। NaOH प्लस CaO, सोडा लाइम के साथ अगर संतृप्त मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल क्रिया कराता है तो बनाता है, यहाँ का देखिए, यहाँ से यह भाग निकल जाएगा, यह भाग प्रतिस्थापित हो जाता है, यहाँ का R, यहाँ का H मिल करके RH बना देगा, और प्लस यह भाग मिल करके Na2CO3 बनाता है ना। जैसे CH3 COONA सोडियम एसीटेट प्लस NaOH, सोडा लाइम के साथ क्रिया करें, CaO, सोडा लाइम के साथ अगर क्रिया करें तो क्या बनेगा,
यहाँ का है ना, यह CH3 और यह H मिल करके बना देगा, यह CH3 और यह H मिल करके बनाएगा CH4। ठीक, CH4 प्लस Na2CO3। यह देखिए C2H6 COONA, इसका नाम है C2H5, बार बार 6 हो जा रहा है। सोडियम प्रोपियोनेट इसका नाम है। ठीक उसी तरह से क्रिया करें सोडा लाइम से तो बनेगा यहाँ का C2H5 और यह H मिलकर बना देगा C2H6 प्लस Na2CO3। इस प्रकार मेथेन बन गया, एथेन बन गया, है ना, मेथेन एथेन बन गया। इसमें देखिए क्या हो रहा है, इसमें कार्बन श्रृंखला छोटी हो रही है। कार्बन श्रृंखला देखिए CH3 है, C है, 2 कार्बन है, इधर 1 कार्बन हो रहा है। माने श्रृंखला छोटा करना हो तो इस रिएक्शन से V कार्बोक्सीकरण से होकर गुजरना है। V कार्बोक्सीकरण, V मतलब कार्बोक्सीकरण मतलब इसका निकलना, V लगा दिया जाए तो V का मतलब निकलना होता है, और जब V न रहे तो कार्बोक्सीकरण रहता है तो जोड़ना पड़ता है। तो V कार्बोक्सीकरण, डी कार्बोक्सिलेशन, इसको अंग्रेजी में डी कार्बोक्सिलेशन कहेंगे, V कार्बोक्सीकरण को। तो V कार्बोक्सीकरण में कार्बन श्रृंखला छोटी होती है और बोट सब क्रिया जो बताए थे आपको अभी, बोट सब क्रिया में कार्बन श्रृंखला बड़ी होती है। देखो 1 कार्बन है, 1 कार्बन, यह कार्बन कार्बन मिलकर के 2 कार्बन हो गया। तो बोट सब क्रिया कार्बन श्रृंखला बढ़ाने के लिए काम में आती है, और यह V कार्बोक्सीकरण यह कार्बन श्रृंखला घटाने के काम आती है। देखिए घट गया, है ना, दिखाई दे रहा है, ये देखिए। अब आगे कोल्बे के विद्युत अपघटन विधि, कोल्बे का विद्युत अपघटनी विधि। देखिए अगला विधि है कोल्बे का विद्युत अपघटन विधि। कोल्बे का विद्युत अपघटन विधि यह एक ऐसी विधि है जिसकी सहायता से हम एल्कीन बनाते हैं, एल्कीन बनाया जाएगा। देखिए कैसे बना, एल्कीन बनाने की ये विधि है। यही सोडियम प्रोपियोनेट या सोडियम एसीटेट, मतलब मोनोकार्बोक्सिलिकम का सोडियम या पोटेशियम लगा, ठीक जैसे उसमें था COONA या की, यह पोटेशियम का मोनोकार्बोक्सिलिक लवण। इसका अगर विद्युत अपघटन कराएं, विद्युत अपघटन, तो धनात्मक धनावेशित भाग अलग हो जाएगा, पोटेशियम अलग हो जाएगा, और यह COO कार्बोक्सिलिक मूलक अलग हो जाएगा। ये देखिए COO माइनस चार्ज अलग और K प्लस चार्ज अलग हो जाएगा। देखिए ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, अलग अलग। अब यह ऋणात्मक भाग है और यह धनात्मक भाग है। ऋणात्मक भाग कहाँ जाएगा, COO माइनस चार्ज। ठीक, यह जब विद्युत अपघटन किया जाता है तो यह जाता है एनोड के पास, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन अधिक है तो इलेक्ट्रॉन ले करके जाता है एनोड के पास। एनोड क्या काम करेगा, ऐसे इसका एल्कीन मूलक में से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ऐसे 2 कणों का इलेक्ट्रॉन ले लेगा, 2 कणों का, 2 आयनों का इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और ले लेता है जब एनोड पर एक क्रिया होता है, एनोड पर आर आपस में जुड़ जाएगा, 2 आर आपस में जुड़ जाएंगे और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड 2 बनाएगा, इसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से बाहर कर दिया। ये कहाँ पर क्रिया हुई, एनोड पर। अब पोटेशियम चूँकि 2 है तो 2 यहाँ गुणा करें ऊपर, पोटेशियम इलेक्ट्रॉन ले करके, इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इलेक्ट्रॉन लेने के बाद क्या बनाएगा, 2 की धातु बना देगा।
पोटेशियम धातु बन जाएगा। मतलब पोटेशियम इलेक्ट्रॉन, पोटेशियम आयन इलेक्ट्रॉन, ये कहाँ पर क्रिया होती है? कैथोड पर। यह क्रिया कैथोड पर होती है, यह क्रिया एनोड पर होती है। तो एनोड पर क्या होती है? एल्कीन बना, कैथोड पर पोटेशियम धातु। ये पोटेशियम धातु रह नहीं पाता है। पोटेशियम धातु क्या काम करता है? दो की जल से क्रिया कर जाएगा, बना देगा KOH प्लस CH2। इस प्रकार पूरे रिएक्शन में क्या हो रहा है? एल्कीन बन रहा है और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है ना। एनोड पर एल्केन बन रहा है, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है। हाइड्रोजन गैस चुकी है तो इसलिए तीर इधर कर, सबको जोड़ दें अगर, देखिए सबको अगर जोड़ा जाए तो क्या बनेगा? सबको जोड़ दें अगर, देखिए क्या बनेगा? 2RCOO की प्लस 2H2 मिलकर क्या बनाएगा? R आपस में जुड़ जाएगा, प्लस 2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2 KOH प्लस हाइड्रोजन। यह क्रिया कहाँ पर हुई? एनोड पर। यह क्रिया कहाँ पर हुई? कैथोड पर। यह एनोड पर बना और यह कैथोड पर बना। इसी तरह से अब ये तो बन गया। मैं चल रहा हूँ इसी विधि से एथीन पढ़ाने, एथीन बनाने जा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए सोडियम एसीटेट है, CH3 COONA, सोडियम एसीटेट। ठीक, अगर इसका विद्युत अपघटन करें तो क्या बनेगा? विद्युत अपघटन ऐसे निशान लगाएगा, ये विद्युत अपघटन था ऊपर वाले में, ये विद्युत अपघटन था। अब अगर इसका विद्युत अपघटन हो, विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन क्रिया दोनों तरफ होती है तो ऐसे निशान लगाया जाए। मतलब ये आयनों के रूप में बदलता है, आयन फिर जो है यौगिक के रूप में बदल जाता है। तो क्या बनेगा? CH3 COO माइनस चार्ज अलग हो गया और Na प्लस चार्ज है ना। ये CH3 COO माइनस चार्ज, ये कहाँ जाएगा? ऊपर जैसे बताए थे, ऊपर बताए थे कहाँ जाएगा? एनोड पर। तो ये भी जाएगा कहाँ पर? एनोड पर। ये भी एनोड पर जाएगा, एनोड पर। ऐसे दो कण मिलकर क्या बना देगा? CH3 बन गए थे, प्लस 2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बाहर, Na 2 इलेक्ट्रॉन लेकर कैथोड पर बनाता है सोडियम धातु। ये सोडियम धातु बन गया, सोडियम धातु बदल गया। सोडियम धातु क्या काम करेगा? जल लेकर के, जल के साथ क्रिया कर जाएगा, बना देता है NaOH और प्लस हाइड्रोजन, 2 से गुणा करके, पूरे में 2 से गुणा करके जोड़ दिया जाए। अब देखिए, अब इसमें एनोड पर क्या बना? एथेन, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है। पूरे को एक साथ लिखा जाए तो यहाँ पर CH3, अब ऊपर 2 से गुणा कर दो, ऊपर रिएक्शन में क्योंकि यहाँ भी 2 था तो यहाँ भी 2 से गुणा करें, यहाँ भी 2 से गुणा करें, सब में 2 से गुणा कर दिया गया। CH3 COONA प्लस 2 हाइड्रोजन। जोड़ने का तरीका देखिए, विद्युत अपघटन हुआ, यहाँ पर विद्युत अपघटन लिख दें। यह विद्युत अपघटन कहलाता है कोल्बे का विद्युत अपघटन। अब देखिए यह भाग और यह भाग कट जाएगा, 2 है, यह सोडियम कट जाएगा, यह 2 Na कट जाएगा, क्या बचेगा? यहाँ से बचा ये
ये CH3 CH3 एथेन प्लस 2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये कहाँ बना, एल्को एनोड पर, और प्लस 2NaOH प्लस हाइड्रोजन, ये कहाँ बना, कैथोड पर। मतलब ये एनोड बनता है और यह कैथोड बनता है। ठीक, यह कुलबे के विद्युत अपघटन विधि द्वारा एथेन बनाया गया। ठीक, अगला है एल्केन बनाने की अगली विधि। अब अगला देखिए, एल्डिहाइड कुछ ना, एल्डिहाइडों और कीटोनों के अपचयन द्वारा, एल्डिहाइडों और कीटोनों के अपचयन द्वारा। कैसे अपचयन किया जाए, अपचयन मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना। एल्डिहाइड का मतलब RCHO, ठीक, एल्डिहाइड है। ये जिंक अमलगम मतलब होता है किसी भी धातु को अगर पारा में घोल दिया जाए तो उसे धातु का अमलगम कहते हैं। तो जिंक अमलगम और प्लस HCl, जिंक अमलगम को किसी अम्ल में डाला गया है तो देता है हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन अगर क्रिया करेगा एल्डिहाइड से, देखिए CHO है ना, तो एल्डिहाइड हुआ, एल्डिहाइड से क्रिया करता है तो यहाँ का H और O, तो O डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है, यहाँ का 2 हाइड्रोजन और ये O मिलकर की क्रिया कर जाएगा, H2 बना देगा और 2 हाइड्रोजन से जुड़ जाएगा, बन जाएगा CH3 प्लस H2, ये एल्केन हो गया। अभी मैं बता रहा हूँ कि कैसे एल्केन बना है। इसी तरह से एल्डिहाइड के बाद कीटोन है, कीटोन मतलब COR-। अगर ये इसी तरह से क्रिया करेगा, जिंक अमलगम ऐसे लिखा गया है प्लस HCl, यह देता है नवजात हाइड्रोजन। देखिए नवजात हाइड्रोजन देगा, क्या बनेगा, यहाँ का R और यहाँ का R जैसे एक तरह से O निकल कर बाहर हो जाएगा, RCH2, यहाँ का 2 H जिससे जुड़ गया, R डैश प्लस H2, है ना, ये भी बन गया एल्केन, ये भी एल्केन, ये भी एल्केन। अब इसको कोई उदाहरण देख समझाएं। उदाहरण में देखिए CH3 CHO, अगर ये जिंक कॉपर अमलगम से क्रिया करेगा, जिंक अमलगम प्लस HCl, अगर ये क्रिया किया तो ये भी 4 हाइड्रोजन देगा, यहाँ का 4 हाइड्रोजन O निकल के बाहर हो जाएगा, CH3 प्लस H2, एथेन प्लस H2, यहाँ का O बाहर निकल गया, यहाँ का 2 हाइड्रोजन जुड़ गया तो CH3 प्लस H2, HCHO, जिंक अमलगम प्लस HCl, क्या बनेगा, यहाँ का O निकल जाएगा, 2 जाके जुड़ जाएगा, CH4 प्लस H2, ठीक, मेथेन बन गया। मतलब यहाँ पर अगर एसिटाल्डिहाइड है तो एथेन बनेगा, फार्मेल्डिहाइड है या CHO फार्मेल्डिहाइड होता है, फार्मेल्डिहाइड अगर आप चयन करें तो मेथेन बनेगा। इसी तरह प्रोपेन है, प्रोपेन कर रहा हूँ, कीटोन है, कीटोन मतलब CH3 CO CH3, अगर ये क्रिया किया करेगा तो क्या बनाएगा, इसका अगर अपचयन हो, अगर इसका अपचयन हो तो यहाँ का O निकल जाएगा, सब में O निकला है, क्या बनेगा, CH3
CH2 CH3 प्लस CH2 प्रोपेन। मतलब फॉर्मेल्डिहाइड से मीथेन बनता है, एसीटल्डिहाइड से एथेन बनता है, और इस ये कीटोन से प्रोपेन बनता है। मीथेन, एथेन, प्रोपेन ये सब के सब एल्डिहाइड ही है। तो एल्डिहाइड का एल्कीन है। एल्डिहाइड और कीटोन की अपचयन से क्या बनता है? एल्कीन बनता है। ये अंतिम विधि है। इस प्रकार के अपचयन का नाम है क्लीमेंसन अपचयन। इसे नाम दिया गया है क्लीमेंसन अपचयन। क्लीमेंसन अपचयन इसका नाम। अब समझ में आ गया? देखिए, एल्डिहाइड और कीटोन के अपचयन द्वारा बना है। यह विकार्बोक्सीकरण द्वारा बना है। विकार्बोक्सीकरण कोल्बे की विद्युत अपघटन विधि द्वारा है। ठीक ना? यहाँ पर और भी पहले बता चुका हूँ कि गिरनार्ड अपकर्मक द्वारा है, गिरनार्ड अपकर्मक से है, और यहाँ पर इसके द्वारा असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों से द्वारा बोर्ड्स अपक्रिया द्वारा बना चुका हूँ। मतलब ये सारी विधि हैं। कितनी विधि बताए हैं आपको कुल मिलाकर? एक पहली विधि था संतृप्त हाइड्रोकार्बन से, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से, दूसरा था कोल्बे विधि से, तीसरा था गिरनार्ड अपकर्मक से। तो इस प्रकार से सभी विधि में आपको एल्कीन बनाने की सारी विधियाँ बता चुका हूँ। ठीक, तो राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं फिर आपको इसमें इसके बाद क्लीमेंसन अपचयन के बाद मैं आपको बताऊंगा मीथेन कैसे बनाई जाए, और उसका गुण ये हाई स्कूल वालों के लिए भी और इंटरमीडिएट में भी जो लड़के पढ़ते हैं उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है। मीथेन और एथेन दोनों एक ही वीडियो में बना दूंगा। ठीक।